नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों, हमने कुछ पिछले दिनों में डीसी मशीन के क्वेश्चंस करे थे जो इसरो यूआरएससी में पहले किसी ना किसी पेपर में पूछे गए थे। तो आज मैं उन सारे क्वेश्चन की फुल सीरीज में पोस्ट कर रहा हूं और इसका सोल्यूशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। आपको बस करना इतना है कि आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण डैश है। यदि n आरपीएम में है तो द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ डीसी जनरेटर इज डैश इफ n इन आरपीएम इज। दोस्तों, डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है? वो होती है P5ZN अपॉन में 60A। तो यहाँ पे दोस्तों P क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है नंबर ऑफ पोल, Z होते हैं कंडक्टर, फाई है फ्लक्स, N है स्पीड, A है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। और दोस्तों, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम डिफाइन करते हैं वेव वाइंडिंग से, या फिर उसको डिफाइन करते हैं हम लैप वाइंडिंग से। तो लैप वाइंडिंग के केस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ पोल के। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर 4 पोल है तो 4 ही पैरेलल पाथ होंगे। लेकिन अगर हम बात करें वेव वाइंडिंग की, तो वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा बराबर रहेंगे दोस्तों 2 के। यानी कि अगर पोल की संख्या 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, पर पैरेलल पाथ हमेशा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 रहेंगे। तो इस चीज को भी आप याद में रखना। यहाँ पे IA क्या दर्शा रहा है? आर्मेचर करंट होता है, RA होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस और V होता है टर्मिनल वोल्टेज। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5ZN अपॉन में 60A। और जो हमने बोला था वो क्या बोला था? P5ZN अपॉन में 60A। तो उन्होंने ऑप्शन में क्या करा है? केवल अल्फाबेट को थोड़ा चेंज करा है, आगे पीछे करा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द आउटपुट पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर इज टेकन फ्रॉम। विद्युत मोटर की आउटपुट शक्ति कहां से ली जाती है? ए पोल, बी आर्मेचर, सी कंडक्टर एंड डी शाफ्ट। दोस्तों, मोटर और जनरेटर में एक बेसिक डिफरेंस जो सबको पता होगा वो क्या होता है? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में, वहीं जनरेटर क्या करता है? जनरेटर इसका अपोजिट करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और दोस्तों, जो मैकेनिकल एनर्जी लोड में ट्रांसफर होती है वो किसके थ्रू होती है? वो शाफ्ट के थ्रू होती है। तो शाफ्ट क्या कर रहा है? बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। और दोस्तों, जब शाफ्ट को मैकेनिकल एनर्जी मिलती है और फिर शाफ्ट रोटेट करता है तो उसके बाद उसमें एक रोटेशनल मोमेंटम शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से हम लोड को किसी भी निर्धारित गति में घुमा सकते हैं या उस लोड को उठा सकते हैं। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाफ्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ जनरेटेड इन अ डीसी जनरेटर इज मेनली डिपेंड ऑन। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ का परिमाण मुख्य रूप से निर्भर करता है। ए कम्यूटेशन, बी क्वालिटी ऑफ ब्रश कॉन्टैक्ट, सी आर्मेचर एंड डी टाइप ऑफ वाइंडिंग। दोस्तों, डीसी जनरेटर के ईएमएफ की इक्वेशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, वो क्या है? EB इक्वल्स टू P5ZN अपॉन में 60A। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड या ईएमएफ का परिमाण किस पे डिपेंड करता है? तो दोस्तों, ईएमएफ का परिमाण किस किस पे डिपेंड कर रहा है? ये पोल पे डिपेंड कर रहा है आपका, ये कंडक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ये स्पीड पे डिपेंड कर रहा है और ये वाइंडिंग टाइप पे डिपेंड कर रहा है। बेसिकली नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है वाइंडिंग टाइप, जिसका मतलब वेव वाइंडिंग या लैप वाइंडिंग। तो ये इन 3-4 चीजों पे मुख्यतः ईएमएफ डिपेंड करता है। अगर इसको थोड़ा सा और डीप में चलें तो बैक ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता रहेगा उतना ही ज्यादा बैक ईएमएफ भी बढ़ता रहेगा। और इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा फ्लक्स हाई होगा उतना ही अच्छा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो जिसकी वजह से ईएमएफ इंडक्शन भी ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैक ईएमएफ होता है। और दोस्तों, बैक ईएमएफ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कंडक्टर यानी कि Z। तो दोस्तों, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर प्रेजेंट होंगे एक आर्मेचर में या नंबर ऑफ कंडक्टर हम बढ़ाएंगे एक आर्मेचर में, तो उतने ही ज्यादा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगे। और जितने ज्यादा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा? बैक ईएमएफ भी काफी अच्छा जनरेट होगा या काफी ज्यादा जनरेट होगा। और बैक ईएमएफ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो जब स्पीड बढ़ती है तब बैक ईएमएफ बढ़ता है, जब स्पीड घटती है तो बैक ईएमएफ घट जाता है। क्योंकि दोस्तों, जब डीसी मशीन कंटिन्यूअसली रोटेट करती है और वो रोटेशन फास्टर स्पीड में हो रहा हो या तेज गति से हो रहा हो, तो उस केस में क्या होता है कि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को काफी फ्रिक्वेंटली कट आउट करते रहते हैं, यानी कि उनकी टाइम ड्यूरेशन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करने की काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो जितनी ज्यादा फास्टली मैग्नेटिक फील्ड की लाइन कट होंगी उतना ही ज्यादा अच्छा हमें ईएमएफ मिलेगा। तो दोस्तों, इससे हमें क्या पता लगता है कि बैक ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है, आर्मेचर कंडक्टर पे डिपेंड करता है और स्पीड
स्पीड पे डिपेंड करता है और ये बैक ईएमएफ इन तीनों के समानुपाती होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीड ऑफ आर्मेचर। क्वेश्चन नंबर 4 है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी इज यूज्ड डैश मशीन टू इनिशिएट ईएमएफ जनरेशन। ईएमएफ उत्पादन शुरू करने के लिए अपशिष्ट चुंबकत्व संपत्ति का उपयोग डैश मशीनों में किया जाता है। ए स्टेपर मोटर, बी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, सी सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर एंड डी सर्वो कंट्रोल स्टेबलाइजर। दोस्तों रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म दोस्तों एक काफी छोटी मात्रा में चुंबकत्व होता है जो तब भी मौजूद रहता है जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं। तो इसका मतलब जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो उस समय 100% मशीन मैग्नेटाइज थी, लेकिन जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया तो मशीन को अब 0% मैग्नेटाइज होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें कुछ परसेंट रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है, वो अराउंड 2 से 3% तक का इसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है। तो इसी को बोला जाता है अवशिष्ट चुंबकत्व। और ये प्रॉपर्टी किस में काम आती है? ये प्रॉपर्टी दोस्तों सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में काम आती है, क्योंकि दोस्तों सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को अगर इनिशियल ईएमएफ जनरेट करना है तो उनको इस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की जरूरत पड़ती है। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की कोर में थोड़ा सा अवशिष्ट चुंबकत्व तो रहता ही है। तो दोस्तों जब जनरेटर की शाफ्ट रोटेट करना शुरू करती है तो ये अवशिष्ट चुंबकत्व आर्मेचर में कंडक्टर से होके गुजरता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक छोटे अमाउंट का ईएमएफ इंड्यूस होता है। और ये किस प्रिंसिपल के थ्रू होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के थ्रू होता है। तो दोस्तों फील्ड कॉइल के माध्यम से अब कोर में चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे मजबूत होने लग गया। तो जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होगा तो फिर लास्ट में एक काफी बड़े अमाउंट का ईएमएफ जनरेट होगा, तो जिसकी वजह से मोटर अपना एक फुल वोल्टेज डेवलप कर देती है। इसीलिए इसको बोला जाता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ये खुद से अपने अंदर एक्साइटेशन लेके आती है, जिसकी वजह से हमें एक प्रॉपर वोल्टेज मिल पाता है। तो दोस्तों इसका सारांश क्या है कि अवशिष्ट चुंबकत्व स्व उत्तेजित जनरेटर के संचालन के लिए काफी ज्यादा आवश्यक होता है। और दोस्तों ये ईएमएफ को उत्पन्न करने के लिए सेल्फ रिलायबल होता है, यानी कि स्वयं निर्भर होता है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे वोल्टेज को बिल्डअप करता रहता है या ईएमएफ को बिल्डअप करता रहता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 5 है बीएलडीसी मोटर इंडिकेट टाइप ऑफ मोटर। बीएलडीसी डैश मोटर के प्रकार को इंगित करती है। ए ब्रशलेस डीसी मोटर, बी ब्रशलेस डायरेक्ट कपल मोटर, सी बेयरिंग लेस डायरेक्ट कपल मोटर एंड डी बैलेंस लोड डीसी मोटर। दोस्तों बीएलडीसी की फुल फॉर्म तो आपको सबको पता होगी, वो क्या है? ब्रशलेस डीसी मोटर। यहाँ इसको ये भी बोल सकते हैं ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर। और इसका एक और नाम होता है, इसको ये भी बोला जाता है दोस्तों परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। अगर क्वेश्चन में कभी ये आए कि परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर क्या है, तो वो है बीएलडीसी मोटर। और दोस्तों इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, जैसे इसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो सिमिलर होती है डीसी मोटर के। और इसमें कम्यूटेशन करने के लिए हमें ब्रश की जरूरत नहीं होती है। इसमें हम कम्यूटेशन किसके थ्रू करते हैं? हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन करते हैं। नॉर्मल डीसी मोटर में कम्यूटेशन किसकी वजह से होता है? मैकेनिकल ब्रशेस की वजह से होता है। और मैकेनिकल ब्रश क्या करते हैं? ये करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। लेकिन बीएलडीसी में क्या होता है? जो कम्यूटेशन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन में ये पीसीबी चिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके थ्रू ये करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका हमें क्या एडवांटेज मिलता है? एक तो इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन लॉस और स्पार्किंग का खतरा काफी कम हो जाता है। और क्योंकि इसमें फ्रिक्शन और स्पार्किंग का खतरा कम हो गया तो मोटर का लाइफ स्पैन काफी ज्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू डीसी मोटर। इसमें हम हाई स्पीड ऑपरेशन को भी अचीव कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, इसका कंट्रोलिंग। ब्रशलेस डीसी मोटर की कंट्रोलिंग काफी ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू डीसी मोटर, क्योंकि हम इसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से कम्यूटेट कर रहे हैं। तो उसमें हमें जितने करंट को देने की आवश्यकता होती है उतना ही करंट हम देते हैं और मोटर उसी स्पीड से रन करती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीएलडीसी मोटर। क्वेश्चन नंबर 6 है द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डमी कॉइल इन द जनरेटर इज। जनरेटर में डमी कॉइल देने का उद्देश्य क्या है? ए टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस, बी प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस टू द रोटर, सी टू इंक्रीज द फ्लक्स डेंसिटी एंड डी फॉर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। दोस्तों डमी कॉइल का काम क्या है? ये केवल मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड करता है रोटर में, या ये कह सकते हैं ये मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड करता है डीसी मशीन में। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है डीसी मोटर में कि जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसमें कुछ वाइंडिंग स्लॉट खाली रह जाते हैं। और ये दोस्तों किस वजह से हो सकता है? कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशन की वजह से हो सकता है। हमें जरूरत नहीं होती है उतनी ज्यादा वाइंडिंग्स की, तो कुछ वाइंडिंग स्लॉट
खाली रह जाते हैं। अब कुछ आर्मेचर वाइंडिंग के वाइंडिंग स्लॉट खाली रह गए तो उससे क्या होता है, जो डीसी मशीन का वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा खराब हो जाता है। तो दोस्तों उसी वेट डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं डमी कॉइल का, ताकि मोटर में वाइब्रेशन और अनबैलेंस फोर्स ना लग सके। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी है कि डमी कॉइल को कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट नहीं करा जाता है, क्योंकि दोस्तों डमी कॉइल का प्रैक्टिकल काम क्या है, ये केवल मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड कर रही है, ना कि इसका ये काम है कि ये वोल्टेज प्रोवाइड करे। क्योंकि अगर मैं वोल्टेज प्रोवाइड करना होता तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम आर्मेचर वाइंडिंग का इस्तेमाल कर लेते। और दोस्तों डमी कॉइल की जो फिजिकल कंस्ट्रक्शन होती है वो सेम होती है आर्मेचर वाइंडिंग की तरह, बस इसमें एक मेन डिफरेंस होता है कि इनके जो एंड होते हैं डमी कॉइल के, उनको शॉर्ट करा जाता है और प्रॉपर्ली इंसुलेट करा जाता है ताकि उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ना बन सके। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस टू द रोटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच मोटर इज यूज्ड टू ड्राइव द कांस्टेंट स्पीड लेथ मशीन। स्थिर गति लेथ मशीन को चलाने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है? ए डीसी शंट मोटर, बी डीसी सीरीज मोटर, सी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर एंड डी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। दोस्तों ज्यादातर इलेक्ट्रिकल मशीन को चलाने के लिए हमें कांस्टेंट स्पीड की जरूरत होती है, और कांस्टेंट स्पीड कौन सी मोटर प्रोवाइड करती है? ये डीसी शंट मोटर प्रोवाइड करती है। तो जहाँ पे हमें कांस्टेंट स्पीड की जरूरत होती है वहां पे हम यूज करते हैं डीसी मोटर का। और दोस्तों डीसी मशीन कहाँ यूज होती है? ये लेथ में यूज होती है, ब्लोअर में यूज होती है और ये फैन में यूज होती है। तो दोस्तों हम डीसी शंट मोटर को कहाँ यूज कर रहे हैं? हम इसको मशीन टूल्स में यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करें सीरीज मोटर की या डीसी सीरीज मोटर की, तो उसको हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ हमें हैवी लोड को लिफ्ट करना होता है, फॉर एग्जाम्पल ट्रैम, व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, क्रेन, हॉइस्ट, तो उसमें हम यूज करते हैं सीरीज मोटर का। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहाँ यूज होती है? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, इसका इस्तेमाल दोस्तों कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल प्रिंटिंग प्रेस में होता है, स्टील मिल में होता है। और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को प्रैक्टिकली बहुत कम यूज करा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका स्टार्टिंग टॉर्क काफी लो होता है लेकिन रनिंग टॉर्क काफी ज्यादा हाई होता है, तो इसको हम ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल केवल बैटरी को बूस्ट करने के लिए बैटरी बूस्टर में होता है और फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए होता है। तो बेसिकली हम 3 तरह की मोटर का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, एक सीरीज मोटर, एक शंट मोटर, एक कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीसी शंट मोटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, डीसी शंट मोटर में टॉर्क, द टॉर्क ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज ए आर्मेचर करंट, बी आर्मेचर करंट स्क्वायर, सी एम्पेयर टर्न एंड डी एम्पेयर टर्न स्क्वायर। दोस्तों डीसी शंट मोटर में टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड फ्लक्स के और आर्मेचर करंट के। तो दोस्तों फील्ड फ्लक्स हमें क्या बताता है? ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है। और डीसी शंट मोटर में आर्मेचर को रोटर में स्थित करा जाता है। तो आर्मेचर करंट किसका करंट हुआ? ये बेसिकली ये रोटर करंट हुआ। तो आर्मेचर करंट कहाँ से फ्लो करता है दोस्तों? आर्मेचर करंट मोटर के रोटेटिंग पार्ट से फ्लो करता है। इन डीसी शंट मोटर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। तो इस चीज को आप याद रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, लेकिन फिर भी टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन केस ऑफ डीसी मोटर विच इज ट्रू। डीसी मोटर के मामले में क्या सत्य है? ए डीसी सीरीज मोटर रन एट मोर स्पीड एट लाइट लोड, बी स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज लेस, सी द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ डीसी शंट मोटर इज मोर एंड डी डीसी सीरीज मोटर रन एट मोर और लेस कांस्टेंट स्पीड। दोस्तों डीसी सीरीज मोटर का जो स्पीड रेगुलेशन होता है वो काफी ज्यादा पुअर होता है। डीसी सीरीज मोटर की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है जब लोड उसमें कम हो जाता है। पहले हम इसको एक इक्वेशन से देख लेते हैं। तो दोस्तों डीसी मशीन की इक्वेशन क्या होती है? E इक्वल्स टू के फाई ओमेगा। तो यहाँ पे E क्या है? EMF है, K यहाँ पे मोटर का कांस्टेंट है, फाई यहाँ पे फ्लक्स है और ओमेगा यहाँ पे स्पीड ऑफ मोटर है। यानी कि EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? फ्लक्स के और स्पीड ऑफ मोटर के, जो हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। अब डीसी सीरीज मोटर में जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के, यानी कि जितना ज्यादा फ्लक्स बढ़ेगा उतना ज्यादा आर्मेचर करंट बढ़ेगा। तो दोस्तों नो लोड की केस में क्या होता है? जब मोटर पे कोई भी भार नहीं होता है उस समय आर्मेचर करंट हो जाएगा आपका 0, क्योंकि दोस्तों आपका आर्मेचर करंट तो 0 है तो फ्लक्स भी आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। आर्मेचर करंट 0 है तो फ्लक्स 0 है तो स्पीड आपकी 1/0 हो जाएगी, यानी कि स्पीड आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो नो लोड पे डीसी सीरीज मोटर काफी हाई स्पीड पे रन करती है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इस पैराग्राफ में भी यही चीज बताई गई है कि जब आर्मेचर करंट कम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा कम बनता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड कम बनता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि EMF भी कम जनरेट होता है, क्योंकि दोस्तों स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक EMF। अब क्योंकि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बैक EMF के, तो जितना कम EMF होगा उतनी ही ज्यादा स्पीड होगी। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा, डीसी सीरीज मोटर रन एट मोर स्पीड एट लाइट लोड। क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्पीड ऑफ अ डीसी शंट मोटर मोर
देन इट्स फुल लोड स्पीड कैन बी ऑब्टेन बाय डैश एक्शन। डीसी शंट मोटर की पूर्ण लोड गति से अधिक गति डैश क्रिया द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ए डिक्रीजिंग द फील्ड करंट, बी इंक्रीजिंग द फील्ड करंट, सी डिक्रीजिंग द आर्मेचर करंट एंड डी इंक्रीजिंग द आर्मेचर करंट। दोस्तों डीसी शंट मोटर हमारी कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है क्योंकि जो इसका फील्ड करंट होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, क्योंकि दोस्तों डीसी शंट मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको कनेक्ट करा जाता है डायरेक्ट सप्लाई वोल्टेज के साथ। अब दोस्तों जो डीसी शंट मोटर की जो स्पीड कंट्रोल होती है वो किस तरह से होती है, तो डीसी शंट मोटर में जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के, और हमारा जो फील्ड फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड करंट के। तो जितना ज्यादा फील्ड करंट होगा उतना ही ज्यादा फील्ड फ्लक्स होगा। अगर हमें डीसी शंट मोटर की स्पीड को इंक्रीज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम इसके फील्ड करंट को कम कर सकते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीजिंग द फील्ड करंट। क्वेश्चन नंबर 11 है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन एसी कंपेयर टू डीसी मोटर इज प्रिफर्ड। निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के चलते एसी मोटर की तुलना में डीसी मोटर को ज्यादा पसंद किया जाता है। ए लो स्पीड ऑपरेशन, बी हाई स्पीड ऑपरेशन, सी वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन एंड डी कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन। दोस्तों एसी मोटर की तुलना में डीसी मोटर को ज्यादा इसलिए प्रेफर करा जाता है क्योंकि इसमें हमें एक अच्छा वोल्टेज कंट्रोल मिल जाता है, क्योंकि जो स्पीड होती है डीसी मोटर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप्लाई वोल्टेज की। तो इसलिए हमें डीसी मोटर को काफी ज्यादा इजीली कंट्रोल कर सकते हैं बाय चेंजिंग दी वोल्टेज। दूसरा डीसी मोटर में हमें वाइड स्पीड रेंज देखने को मिल जाती है, और तीसरा डीसी मोटर एज कम्पेयर टू एसी मोटर फास्ट रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि दोस्तों डीसी मोटर जैसे कि हमने पहले पॉइंट में बताया था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के। तो जब हम वोल्टेज को वेरी करते हैं तो डीसी मोटर का रिस्पॉन्स एज कम्पेयर टू एसी मोटर काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है, तो हम डीसी मोटर को ज्यादा प्रिसाइज तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस टेबल में दोनों मोटर यानी कि एसी मोटर और डीसी मोटर दोनों के मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिखे हुए हैं। एसी मोटर वो मोटर होती है दोस्तों जो एसी पे चलती है, और डीसी मोटर वो मोटर होती है जो डायरेक्ट करंट पे चलती है। पहला पॉइंट, एसी मोटर दो टाइप की होती है, एक होती है इंडक्शन मोटर और दूसरी होती है सिंक्रोनस मोटर। डीसी मोटर भी जनरली दो टाइप की होती है, एक होती है डीसी मोटर विद ब्रशेस और एक होती है डीसी मोटर विदाउट ब्रशेस, जिसे हम बीएलडीसी मोटर भी बोलते हैं। एसी मोटर का इनपुट करंट अल्टरनेटिंग करंट होता है, वही डीसी मोटर में हमें इनपुट करंट डीसी देना पड़ता है। ऑल्दो हम डीसी मोटर को एसी सप्लाई के साथ रन तो कर सकते हैं, लेकिन उस केस में उसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। एसी मोटर में कम्यूटेटर और ब्रशेस नहीं लगे होते हैं, इसलिए एसी मोटर में कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। वहीं डीसी मोटर में कम्यूटेटर और ब्रश का इस्तेमाल होता है, तो डीसी मोटर में हमें फ्रिक्वेंटली मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। एसी मोटर को हम सिंगल फेज सप्लाई और 3 फेज सप्लाई के साथ रन कर सकते हैं, लेकिन डीसी मोटर को केवल हम सिंगल फेज सप्लाई के साथ ही रन कर सकते हैं। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो 3 फेज इंडक्शन मोटर तो सेल्फ स्टार्टिंग होती है, लेकिन सिंक्रोनस एसी मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, और डीसी मोटर हमेशा सेल्फ स्टैटिक नेचर की होती है। आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, एसी मोटर में आर्मेचर स्टेशनरी होता है और मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है। अगर हम वही बात करें डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर में आर्मेचर रोटेट करता है, वहीं मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी रहता है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब स्टेटर की बात हो रही है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 9 है स्पीड कंट्रोल। एसी मोटर की अगर हमें स्पीड कंट्रोल करनी है तो ज्यादातर हम क्या चीज चेंज करते हैं, हम फ्रिक्वेंसी को चेंज करते हैं। अगर हमें डीसी मोटर में स्पीड को चेंज करना है तो हम या तो उसमें वोल्टेज चेंज कर सकते हैं या हम आर्मेचर वाइंडिंग के करंट को चेंज कर सकते हैं। लोड चेंज की बात करें तो एसी मोटर का रिस्पांस अकॉर्डिंग टू लोड चेंज काफी ज्यादा स्लो होता है, और डीसी मोटर का रिस्पांस अकॉर्डिंग टू चेंज इन लोड काफी ज्यादा फास्ट होता है। क्योंकि दोस्तों एसी मोटर में ब्रशेस और कम्यूटेटर नहीं होते हैं, उसकी मेंटेनेंस कम होती है, तो इसी वजह से एसी मोटर एज कम्पेयर टू डीसी मोटर काफी ज्यादा बार यूज हो सकती है, यानी कि उसकी लॉन्ग लाइफ होती है। अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, क्योंकि दोस्तों एसी मोटर में इंडक्शन लॉसेस काफी ज्यादा होते हैं, और इंडक्शन लॉसेस की वजह से क्या होता है, इसका पावर फैक्टर एसी मोटर का लैगिंग होता है और इसकी एफिशिएंसी भी कम होती है। डीसी मोटर की एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू एसी मोटर अच्छी होती है, क्योंकि दोस्तों डीसी मोटर में इंडक्टेंस नहीं होता है। एसी मोटर की रिक्वायरमेंट वहां होती है जहाँ पे हमें हाई स्पीड की जरूरत हो और वेरिएबल टॉर्क की जरूरत हो। डीसी मोटर की रिक्वायरमेंट वहां पे होती है जहाँ पे हमें वेरिएबल स्पीड की जरूरत हो और हाई टॉर्क की जरूरत हो। सो दोस्तों ये तो कुछ डिफरेंसेस बिटवीन एसी मोटर एंड डीसी मोटर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक जनरेटर की लोड इन वोल्टेज 230 वोल्ट है तथा मानी गई वोल्टेज 200 वोल्ट है, तो वोल्टेज नियंत्रण क्या होगा। द नो लोड वोल्टेज ऑफ अ जनरेटर इज 230 वोल्ट एंड द रेटेड वोल्टेज इज 200 वोल्ट, देन द वोल्टेज रेगुलेशन इज ए 5%, बी 20%, सी 10% एंड डी 15%। दोस्तों डीसी मशीन का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों नो लोड वोल्टेज
वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन में फुल लोड वोल्टेज। अब क्वेश्चन में नो लोड वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 230 वोल्ट दिया हुआ है। फुल लोड वोल्टेज हमें कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट दिया हुआ है, और हमें अपॉन में फुल लोड वोल्टेज लेके चलना है। तो 230 माइनस 200, 30 अपॉन में 200, तो ये हो जाएगा दोस्तों 0.15, और हमें इसको परसेंटेज में निकालना है तो 0.15 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 15%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15%। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश के लिए मोटर प्रारंभक अनिवार्य है। मोटर स्टार्टर आर एसेंशियली यूज्ड फॉर ए टू एस्केलेट द मोटर, बी स्टार्टिंग द मोटर, सी अवॉइडिंग एक्सेसिव स्टार्टिंग करंट, एंड डी प्रिवेंटिंग फ्यूज ब्लोइंग। दोस्तों मेन एडवांटेज ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर, डीसी मोटर स्टार्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वो एक्सेसिव करंट को डीसी मोटर में बहने से रोकती है। जब हम डीसी मोटर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो वो काफी ज्यादा हाई करंट को खींचती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मोटर की वाइंडिंग डैमेज हो सकती है और पावर सप्लाई पे भी ओवरलोड पड़ सकता है। आपने देखा होगा कि जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो वोल्टेज में हल्का सा वेरिएशन आता है। वो किसकी वजह से आता है, क्योंकि डीसी मोटर ने काफी ज्यादा करंट को खींच लिया है। तो स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टर इसी इनिशियल सर्ज ऑफ करंट को कंट्रोल करता है ताकि मोटर और इलेक्ट्रिकल सिस्टम दोनों प्रोटेक्ट रह सके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवॉइडिंग एक्सेसिव स्टार्टिंग करंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ डैश पर आश्रित रहता है। द ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ इट्स टर्न, बी चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद इट, सी टाइम टेकन टू चेंज द फ्लक्स, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है माइनस एन मल्टीप्लाई में डेल फाई अपॉन में डेल टी। एन क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स। डेल फाई क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, स्टार्टिंग फ्लक्स डेल फाई 1 माइनस डेल फाई 2, तो ये क्या हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और डेल टी क्या है, टाइम टेकन फॉर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितने समय में चेंज हुआ वो बताता है डेल टी। तो डेल टी क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2। तो ईएमएफ किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, आपका नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतना ही ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा, जितना ज्यादा कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। और दोस्तों ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जितनी तेजी से एक मैग्नेटिक फ्लक्स एक सर्किट में इंड्यूस होगा तो उतना ही अच्छा हमें इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा। और ईएमएफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी फास्टली मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा उतना ही अच्छा ईएमएफ होगा। सो दोस्तों जो ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल में वो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, वो चेंज इन फ्लक्स पे भी डिपेंड करता है, वो टाइम टेकन पे भी डिपेंड करता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, डीसी जानित्र में प्रेरित ईएमएफ का सूत्र है। द फॉर्मूला टू फाइंड ईएमएफ इंड्यूस इन अ डीसी जनरेटर इज। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। तो डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला क्या है, याद कर लो, गोल के पी जाओ। वो होता है पी फाई जेड एन अपॉन में 60A। यहाँ पे जेड क्या है, कंडक्टर्स है, पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स है, फाई क्या है, फ्लक्स पर पोल है, एन क्या है, स्पीड है, ए क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है। और ये पैरेलल पाथ किससे डिफाइन होते हैं, ये वेव वाइंडिंग या लैप वाइंडिंग से डिफाइन होते हैं। लैप वाइंडिंग के केस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं नंबर ऑफ पोल के बराबर, यानी कि जितने ज्यादा पोल होंगे उतना ही पैरेलल पाथ होंगे। और वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, वो रहते हैं 2। और दोस्तों वेव वाइंडिंग भी अलग अलग तरह की होती है, एक सिंपल वेव वाइंडिंग होती है, एक डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग होती है, एक ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग होती है। तो अलग अलग तरह की वेव वाइंडिंग होती है, तो उसके आधार पर यहाँ पे पैरेलल पाथ डिफाइन होते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पी फाई जेड एन अपॉन में 60A। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा जानित्र सभी लोड पर स्थिर वोल्टेज देता है। विच टाइप ऑफ जनरेटर गिव्स अ कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट एट ऑल लोड। ए लेवल कंपाउंड जनरेटर, बी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, सी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, एंड डी सीरीज जनरेटर। दोस्तों अभी हमने एक क्वेश्चन भी कराया था वोल्टेज रेगुलेशन का। तो दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन में फुल लोड वोल्टेज। दोस्तों लेवल कंपाउंड जनरेटर को फ्लैट कंपाउंड जनरेटर बोला जाता है, और इस केस में टर्मिनल वोल्टेज लोड के साथ ऑलमोस्ट सेम रहता है। अगर लोड में चेंजेस भी आ रहे हैं या लोड में वेरिएशन भी आ रहे हैं तो फ्लैट कंपाउंड जनरेटर में वोल्टेज में कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं बात करें हम ओवर कंपाउंड जनरेटर की, तो इस केस में क्या होता है, अगर हम लोड को चेंज करते हैं या लोड को इंक्रीज करते हैं तो इस केस में क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अंडर कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है जब हम लोड को इंक्रीज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनल वोल्टेज फुल लोड में कम होगा एज कम्पेयर टू नो लोड। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, विच टाइप ऑफ जनरेटर गिव अ कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट एट ऑल लोड। तो कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट कौन
कौन देता है, वो देता है लेवल कंपाउंड जनरेटर। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन डीसी शंट मोटर इज यूज्ड। किस अनुप्रयोग में शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। ए इलेक्ट्रिकल ट्रैम और ट्रेन, बी ड्राइव विद हाई स्टार्टिंग टॉर्क, सी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर एंड डी मशीन टूल ड्राइव। दोस्तों इलेक्ट्रिकल ट्रैम और ट्रेन के लिए हम यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर का, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क काफी ज्यादा हाई होता है और ये हैवी लोड को इनिशियली लिफ्ट करने में मदद करता है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल आमतौर पर नहीं होता है क्योंकि इसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स काफी ज्यादा पुअर होती है, तो हम इसका इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं। इसका इस्तेमाल ज्यादातर बैटरी बूस्टर में करा जाता है और या फिर इसका इस्तेमाल एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च पर्पस के लिए किया जाता है। मशीन टूल ड्राइव के लिए हम यूज करते हैं शंट मोटर का, क्योंकि शंट मोटर की जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कांस्टेंट रहती है फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, तो इसी वजह से हम इसको मशीन टूल ड्राइव में यूज करते हैं। किस तरह की मशीन, जैसे कि लेथ मशीन, ब्लोअर, फैन, स्पीड लाइन शाफ्टिंग, तो इसमें हम डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 500 वोल्ट पर 100 एम्पियर भार का वितरण करने वाली दीर्घ पश्च पथ मिश्र जनरेटर का क्रामर्स 0.15 ओम, 0.3 ओम तथा 200 ओम आर्मेचर श्रेणी क्षेत्र तथा पार्श्वपथ क्षेत्र प्रतिरोध है। आर्मेचर धारा कितनी होगी। अ लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर डिलीवरिंग अ लोड 100 एम्पियर एट 500 वोल्ट हैज आर्मेचर सीरीज फील्ड एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंस एट 0.12 ओम, 0.03 ओम एंड 200 ओम रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द आर्मेचर करंट। दोस्तों लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के केस में आर्मेचर करंट क्या होता है, तो आर्मेचर करंट होता है दोस्तों इसमें IA इक्वल्स टू IL प्लस ISH। IL का मतलब यहाँ पे लोड करंट है और ISH का मतलब शंट करंट। अब हमें लोड करंट तो पता है कितना है 100 एम्पियर, लेकिन शंट करंट हमें नहीं पता है, तो अभी हमें शंट करंट को फाइंड आउट करना होगा। तो शंट करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ISH इक्वल्स टू VSH अपॉन में RSH। तो हमें यहाँ तो शंट वोल्टेज पता हो और शंट रेजिस्टेंस पता हो, उससे भी हम शंट करंट को निकाल सकते हैं। तो हमें वोल्टेज तो पता है शंट का कितना है 500 वोल्ट, क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है 500 वोल्ट, और हमें शंट फील्ड रेजिस्टेंस भी दे रखा है, कितना दे रखा है 200 ओम, तो ये हो जाएगा 200 ओम। तो इससे हमारा शंट करंट निकल जाएगा दोस्तों, कितना निकल जाएगा 2.5 एम्पियर। तो अब हमारे पास दोनों चीजें हैं, लोड करंट कितना है 100 एम्पियर और शंट करंट अभी हमने निकाला वो कितना है 2.5 एम्पियर, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो आर्मेचर करंट कितना हो जाएगा, तो आर्मेचर करंट कितना हो जाएगा 100 प्लस 2.5 एम्पियर यानी कि 102.5 एम्पियर। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक डीसी शंट मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम है और क्षेत्र कुंडली प्रतिरोध 100 ओम है। 100 आरपीएम के लिए विरोधी ईएमएफ स्थिरांक 9 वोल्ट है। डीसी सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट है और यहाँ 1000 आरपीएम गति पर चलता है। डीसी सप्लाई धारा कितनी होगी। और डीसी शंट मोटर आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 1 ओम एंड फील्ड कॉइल रेजिस्टेंस इज 100 ओम। Back EMF constant is 9 volt for 100 RPM. The DC supply voltage is 100 volt and it is running with the speed of 1000 RPM. What is DC supply current? क्वेश्चन काफी लंबे से हैं, फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी हैं पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम का, फील्ड रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम का, मोटर की स्पीड दे रखी है 1000 RPM, सप्लाई वोल्टेज दे रखा है 100 वोल्ट, बैक EMF यहाँ पे दे रखा है 9 वोल्ट फॉर 100 RPM। तो दोस्तों 1 RPM पे कितने वोल्टेज हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 अपॉन में 100 विच इज इक्वल टू 0.09 वोल्ट पर RPM। तो यहाँ पे भी यही चीज लिखी है। तो बैक EMF को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो EB इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई N। K क्या था यहाँ पे, बैक EMF कांस्टेंट था, तो ये हो जाएगा बैक EMF कांस्टेंट 0.09 इंटू 1000 विच इज इक्वल्स टू 90 वोल्ट। अभी हमने पहले भी शंट फील्ड करंट निकाला था, कैसे निकाला था, ISH इक्वल्स टू VSH अपॉन में RSH। अब यहाँ पे वोल्टेज कितना है 100 वोल्टेज है, तो 100 और RSH कितना है वो भी 100 है, तो हमारा शंट करंट निकल के आ जाएगा 1 एम्पियर। अब कुछ नहीं करना है, अब हमें आर्मेचर करंट को निकालना है। तो दोस्तों बैक EMF क्या होता है, EB इक्वल्स टू V माइनस IA RA। तो इससे हम आर्मेचर करंट निकाल सकते हैं इजिली। तो वो क्या हो जाएगा, IA इक्वल्स टू V माइनस EB अपॉन में RA। यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, पहले यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। IA इक्वल्स टू V माइनस EB अपॉन में RA। तो V कितना है यहाँ पे 100 है, बैक EMF कितना है 90 और आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों यहाँ पे, ये है 1 ओम। तो IA कितना निकल के आएगा 10 एम्पियर। अब टोटल सप्लाई करंट कितना हो जाएगा, सप्लाई करंट होता है दोस्तों आर्मेचर करंट प्लस शंट करंट, तो I हो जाएगा IA प्लस ISH। IA हमने निकाला है 10 एम्पियर और ISH हमने यहाँ पे निकाला था
वो था 1 एम्पेयर। तो टोटल करंट हो जाएगा दोस्तों 11 एम्पेयर। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11 एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 20 है, वायु अंतराल में समान रूप से फ्लक्स का प्रसारण करने के लिए डीसी जनरेटर के किस एक भाग का प्रयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज यूज्ड इन डीसी जनरेटर टू स्प्रेड आउट द फ्लक्स इन द एयर गैप यूनिफॉर्मली? ए पोल शू, बी आर्मेचर कोर, सी कम्यूटेटर एंड डी पोल कोर। दोस्तों डीसी जनरेटर में या डीसी मशीन में पोल कोर का मेन काम है फील्ड वाइंडिंग को कैरी करना और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना। और नेक्स्ट आता है पोल शू। डीसी जनरेटर में पोल शू क्या है? ये पोल कोर का एक एक्सटेंशन है। ये हमारा मेन पोल कोर हो गया दोस्तों, ये है हमारा मेन पोल कोर और इसका एक्सटेंशन जिसे मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, ये क्या है? ये पोल कोर का एक्सटेंशन है। तो पोल कोर का मेन काम क्या है? फ्लक्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना। क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा है तो ये फ्लक्स को ज्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है टूवर्ड्स दी आर्मेचर, यानी कि आर्मेचर की तरफ फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। और जितना ज्यादा यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा एक मोटर में, उतना ही एफिशिएंट डीसी मोटर वोल्टेज जनरेट करेगी। तो पोल शू का मेन काम क्या है? एक तो ये फील्ड कॉइल को सपोर्ट करता है, दूसरा ये फ्लक्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, और तीसरा ये मैग्नेटिक रिलक्टेंस को कम करता है। मैग्नेटिक रिलक्टेंस यानी कि मैग्नेटिक रेजिस्टेंस। तो जितना कम मैग्नेटिक रिलक्टेंस पाथ होगा तो उतनी प्रॉपर तरीके से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आर्मेचर तक पहुंच पाएगा, और फिर जब आर्मेचर रोटेट करेगी तो एएमएफ अच्छे से इंड्यूस होगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पोल शू। क्वेश्चन नंबर 21 है, डीसी जनरेटर के ब्रश किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? इन विच मटेरियल द ब्रशेस ऑफ डीसी जनरेटर आर मेड? ए गन मेटल, बी कार्बन एंड ग्रेफाइट, सी ब्रॉन्ज एंड डी जिंक कार्बाइड। दोस्तों डीसी जनरेटर के जो ब्रशेस बनते हैं वो कार्बन और ग्रेफाइट से बनते हैं। और दोस्तों ब्रशेस का मुख्य काम क्या होता है? जब एक डीसी जनरेटर में करंट जनरेट होता है ड्यू टू इंड्यूस ईएमएफ, तो ब्रशेस उस करंट को कलेक्ट करती है। और कार्बन और ग्रेफाइट को ही क्यों चूज करा जाता है? क्योंकि कार्बन और ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी अच्छी होती है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर दोस्तों हमें करंट को कलेक्ट करना है तो हमें एक ऐसा कंडक्टर चूज करना पड़ेगा जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी हो। और दोस्तों कार्बन और ग्रेफाइट की एक और खासियत होती है कि वो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं। अब क्योंकि दोस्तों जो ब्रशेस होते हैं वो कम्यूटेटर के साथ टच में रहते हैं, यानी कि वो कम्यूटेटर के साथ कॉन्टेक्ट बनाते हैं। अगर ब्रशेस काफी ज्यादा हार्ड होंगे तो कम्यूटेटर को डैमेज कर सकते हैं। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए हम कार्बन और ग्रेफाइट का यूज करते हैं, क्योंकि उनका जो मटेरियल प्रॉपर्टीज होती है वो एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल वो सॉफ्ट होती है। तो इससे कम्यूटेटर में वेयर एंड टेयर काफी कम हो जाते हैं। तीसरा है लुब्रिकेशन। ग्रेफाइट और कार्बन के अंदर, खासकर ग्रेफाइट के अंदर सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज होती है। इसका मतलब ये हुआ के अंदर सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज होगी, उसके अंदर वेयर एंड टेयर या फ्रिक्शन लॉसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। और लास्ट है लो स्पार्किंग। अब क्योंकि कार्बन और ग्रेफाइट में वेयर एंड टेयर कम होते हैं और इसमें लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो इसकी वजह से स्पार्किंग का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है और मोटर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन एंड ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ मेनी पैरेलल पाथ आर देयर इन सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर विद 8 पोल? ध्रुव वाले डीसी जनरेटर के सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग आर्मेचर में कितने परशु पथ है? दोस्तों डीसी जनरेटर में दो टाइप की वाइंडिंग्स होती है, एक होती है वेव वाइंडिंग और दूसरी होती है लैप वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यानी कि समांतर पथ हमेशा 2 रहेंगे, लेकिन लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बराबर होते हैं नंबर ऑफ पोल के। इसका मतलब ये हुआ अगर पोल की संख्या 4 है तो पैरेलल पाथ यानी कि समांतर पथ 4 होंगे। पोल की संख्या 6 है तो लैप वाइंडिंग के केस में पैरेलल पाथ कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने रहते हैं दोस्तों? वो रहते हैं 2। अगर सिंप्लेक्स की जगह दोस्तों डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग होती तब उस केस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हो जाते? वेव वाइंडिंग के केस में वो हो जाते दोस्तों 2 × 2 4। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर वेव वाइंडिंग में हमें पैरेलल पाथ निकालने हैं बेस्ड ऑन सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, तो उसका फॉर्मूला होता है 2m। तो यहाँ पे m क्या दर्शाता है? m दर्शाता है मल्टीप्लेक्स वेव वाइंडिंग। अगर उसकी जगह ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग होती दोस्तों तो m कितना हो जाता? वो हो जाता 3। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हो जाते? 2 × 3 which is equals to 6। तो क्वेश्चन में ज्यादातर ट्रिप्लेक्स तक पूछा जाता है, तो इस चीज को आप याद में रखना। ऑप्शन नंबर ए ट्रू इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक मुख्य कार्य में डीसी तथा एसी जनरेटर समान है, वह है द डीसी एंड एसी जनरेटर आर सिमिलर इन वन इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज ए जनरेटेड ईएमएफ इज डीसी, बी जनरेटेड ईएमएफ इज एसी, सी जनरेटेड ईएमएफ इज पल्सेटिंग करंट एंड डी जनरेटेड ईएमएफ इज एन ऑसिलेटिंग करंट। दोस्तों डीसी और एसी जनरेटर की एक समान विशेषता होती है, और वो क्या होती है? दोनों जो ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है? जो हर अपने साइकिल को हर 360 डिग्री में या एक टाइम पर रिपीट करता है, यह है अल्टरनेटिंग। और ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ डीसी मशीन भी प्रोड्यूस करती है और ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ एसी मशीन भी प्रोड्यूस करती है। तो दोनों के केस में जो हमें ईएमएफ मिलेगा वो
अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। और दोनों का जो प्रिंसिपल होता है एसी और डीसी जनरेटर का, वो सेम प्रिंसिपल होता है। और वो कौन सा प्रिंसिपल होता है दोस्तों? वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मदद से हम क्या करते हैं, हम ईएमएफ को इंड्यूस करते हैं। और फाइनली जनरेटर क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दोनों ही केस में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और दोनों केस में क्या होता है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो दोनों में कॉमन होता है, बोथ एसी एंड डीसी। वो कौन सा पॉइंट है कि दोनों में एक मूविंग कंडक्टर होता है जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को कट करता है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। और इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऑल्दो हमारा जो ईएमएफ जनरेट होता है दोस्तों, वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, लेकिन जो हम फाइनल आउटपुट लेते हैं वो हम लेते हैं डीसी। क्योंकि हम क्या यूज करते हैं डीसी जनरेटर में, हम कम्यूटेटर का यूज करते हैं। और कम्यूटेटर क्या करता है, जो ये ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसकी वेव को हर हाफ साइकिल में रिवर्स कर देता है। तो जो हमें फाइनल आउटपुट मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है, यानी कि हमें फाइनल आउटपुट में पल्सेटिंग डीसी मिलती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनरेटेड ईएमएफ इज एसी। क्वेश्चन नंबर 24 है, डिटरमाइन द फुल पिच ऑफ अ 3 फेज 36 स्लॉट 36 कॉइल 6 पोल मोटर। 3 फेज 36 स्लॉट 36 कुंडलियां 6 ध्रुव मोटर का पूर्ण पिच निर्धारित करें। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पोल्स कितने दे रखे हैं दोस्तों? यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं? वो है 6। टोटल नंबर ऑफ कॉइल कितनी है? वो है 36। स्लॉट्स कितने दे रखे हैं? वो भी हमें 36 दे रखे हैं। तो पोल पिच का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन में नंबर ऑफ पोल। तो नंबर ऑफ स्लॉट कितने हैं? 36 और नंबर ऑफ पोल कितने हैं? 6। तो इससे कट जाएगा 6 टाइम, तो पोल पिच हो जाएगी 6। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रति ध्रुव प्रति फेज कुंडलियों की कुल संख्या डैश है। टोटल नंबर ऑफ कॉइल पर फेज पर पोल इज ए, टोटल नंबर ऑफ कॉइल अपॉन में नंबर ऑफ फेसेस, बी, नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन में नंबर ऑफ पोल्स, सी, टोटल नंबर ऑफ कॉइल अपॉन में नंबर ऑफ फेसेस मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ पोल पेयर, एंड डी, नंबर ऑफ कॉइल अपॉन में फेसेस अपॉन में नंबर ऑफ पोल्स। डीसी मशीन की मोटर की वाइंडिंग में प्रति फेज गणना कैसे करी जाती है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है टोटल नंबर ऑफ कॉइल अपॉन में नंबर ऑफ फेसेस। अब इसमें कुछ कंडीशंस आती हैं दोस्तों। अगर हमारे स्लॉट पर फेस पर पोल इंटीजर है, इंटीजर या होल नंबर है, यानी कि इंटीजर और होल नंबर क्या पूर्ण नंबर है, जैसे कि 1 2 3, तो उस वाइंडिंग को बोला जाता है इंटीजर स्लॉट वाइंडिंग। क्वेश्चन में कभी कभी इसके बारे में पूछा जा सकता है। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है? अगर नंबर ऑफ स्लॉट फ्रैक्शन में है और वो एक से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 1.5 1.2, ये एक की संख्या से ज्यादा है, तो उनको बोला जाता है फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग। अगर नंबर ऑफ स्लॉट फ्रैक्शनल में है लेकिन वो एक से कम है, तो उसको बोला जाता है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। एक से कम में आ सकता है 0.5 0.75। तो इंटीजर स्लॉट वाइंडिंग, फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग को भी आप याद में रखना। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स अपॉन में नंबर ऑफ फेसेस। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक डीसी मशीन में कम्यूटेटर खंड की संख्या डैश के समतुल्य होती है। इन अ डीसी मशीन द नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इज इक्वल्स टू ए, नंबर ऑफ कंडक्टर, बी, ट्वाइस द नंबर ऑफ पोल्स, सी, नंबर ऑफ कॉइल्स, एंड डी, नन ऑफ द अबव। दोस्तों डीसी मशीन में जो कम्यूटेटर सेगमेंट बने होते हैं वो नंबर ऑफ कॉइल के बराबर होते हैं, यानी कि कॉइल की संख्या के बराबर होते हैं। जितनी कॉइल की संख्या होंगी उतने ही कम्यूटेटर सेगमेंट बने होंगे। और दोस्तों डीसी मशीन में कम्यूटेटर का मेन काम क्या है? ये एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं डीसी वोल्टेज में। और कम्यूटेटर को दोस्तों मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बोला जाता है, और इसका दूसरा नाम है रोटरी स्विच। डीसी मशीन की आर्मेचर कॉइल दोस्तों हर एक सिंगल कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्टेड रहती है। अगर नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉइल के या नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल के, तो उसका हमें क्या एडवांटेज मिलता है? तो इसकी मदद से कम्यूटेटर प्रॉपर्ली करंट को रिवर्स कर देता है, यानी कि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे मोटर की एफिशिएंसी भी काफी अच्छी बनी रहती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ कॉइल्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, मोटर की गति व्यवहारिक रूप से स्थिर है। द स्पीड ऑफ अ मोटर इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। ए कम्युलेटिव कंपाउंड, बी सीरीज, सी डिफरेंशियली कंपाउंड, एंड डी शंट। दोस्तों डीसी शंट मोटर एक प्रैक्टिकली कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, और डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग को मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट करा जाता है, यानी कि मेन वोल्टेज के साथ कनेक्ट करा जाता है, और आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में कनेक्ट होती है। डीसी शंट मोटर में हम पहले भी बता चुके हैं कि जो फील्ड करंट रहता है वो रिलेटिवली कांस्टेंट रहता है, और फील्ड करंट प्रोवाइड करता है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे ही मोटर का लोड इंक्रीज होता है उस केस में डीसी शंट मोटर का आर्मेचर करंट भी इंक्रीज होता है, ताकि वो टॉर्क को मेंटेन करके चले। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, जो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है डीसी शंट मोटर में वो हाई होता है, और आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है डीसी शंट मोटर में एज कम्पेयर टू फील्ड वाइंडिंग लो रहता है। तो अगर हम लोड को इंक्रीज भी कर रहे हैं तो डीसी शंट मोटर क्या कर रहा है? अपनी स्पीड को कांस्टेंट बनाने की कोशिश करता रहता है। वो आर्मेचर करंट को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से टॉर्क इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से मोटर की स्पीड
ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। और दूसरा पॉइंट क्या है, डीसी शंट मोटर का जो फील्ड करंट है वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहता है, इसी वजह से जो मोटर की स्पीड है वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो इसी वजह से इसको कांस्टेंट स्पीड मोटर भी बोला जाता है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में क्या होता है, जब लोड इंक्रीज होता है तो इसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। कम्यूटेटिव कंपाउंड में स्पीड डिक्रीज हो जाती है लोड के साथ, और सीरीज में भी लोड के साथ स्पीड डिक्रीज हो जाती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शंट। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ 200 वोल्ट शंट डीसी जनरेटर ऑफ आर्मेचर कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम ऑफ शंट कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम डिलीवर्ड लोड ऑफ 2 किलोवाट। आर्मेचर करंट इन एम्पेयर इज 0.1 ओम की आर्मेचर कुंडली प्रतिरोध तथा 200 ओम की शंट कुंडली प्रतिरोध का एक 200 वोल्ट डीसी शंट जनरेटर 2 किलोवाट का भार देता है। आर्मेचर धारा कितनी होगी? दोस्तों डीसी शंट जनरेटर में जो लोड पावर होती है या आउटपुट पावर होती है वो क्या होती है, वो होती है VT इंटू IN। VT यहाँ पे क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है, और IL क्या है, यहाँ पे लोड करंट है। और डीसी जनरेटर में जो EMF इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, V प्लस IA RA। यहाँ पे V वोल्टेज, IA आर्मेचर करंट और RA आर्मेचर रेजिस्टेंस। अब हमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, हमें आउटपुट पावर दी है, वो कितनी दे रखी है, 2000 वॉट दे रखी है। आर्मेचर रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है, वो 0.1 ओम दिया हुआ है। शंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वो 200 ओम दिया हुआ है। और टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वो 200 वोल्ट दिया हुआ है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू I। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पावर में लोड पावर दी हुई है, टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है, तो इससे हम लोड करंट को निकाल सकते हैं इजिली। तो लोड करंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा PL अपॉन में VT। तो लोड करंट कितना हो गया दोस्तों, 2000 अपॉन में 200। तो लोड करंट आ गया आपका 10 एम्पेयर। अब हम शंट करंट को बहुत इजिली निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, PT अपॉन में RSS। तो टर्मिनल वोल्टेज ऑलरेडी हमें पता है 200 है, और शंट रेजिस्टेंस भी 200 है। तो शंट करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पेयर। अब कुछ नहीं करना है, आर्मेचर करंट क्या होता है, शंट करंट प्लस लोड करंट। शंट करंट हमने निकाला था 1 एम्पेयर और लोड करंट निकाला था 10 एम्पेयर। तो टोटल हो जाएगा आर्मेचर करंट 11 एम्पेयर। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है, 4 ध्रुव से युक्त डीसी मोटर के सदन धारा कुंडलन में कितनी समांतर पथ होते हैं? हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग ऑफ द डीसी मोटर विद 4 पोल्स? दोस्तों वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग का क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप मत करना। वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं हमेशा 2 के बराबर, और लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा पोल के बराबर होते हैं। अब वेव वाइंडिंग में भी 3 तरह की मेन वाइंडिंग होती है, एक होती है सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग, एक होती है डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग, और एक होती है ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग। सिंप्लेक्स में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे 2, डुप्लेक्स में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे 4, और ट्रिप्लेक्स में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे 6। इसका फॉर्मूला होता है 2m। m डिफाइन करता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को। क्योंकि अभी क्वेश्चन में सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग के बारे में पूछा गया है, तो इसके नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 30 है, रेजिस्टेंस बिटवीन वन टर्मिनल ऑफ एन आर्मेचर कॉइल एंड वन टर्मिनल ऑफ शंट कॉइल ऑफ अ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर इज टिपिकली। विद्युत जानित्र के एक आर्मेचर कुंडली टर्मिनल व शंट कुंडली के एक टर्मिनल के बीच का प्रतिरोध साधारणतः डैश होता है, A 0.1 ओम, B 1000 ओम, C 100 ओम एंड D ग्रेटर देन 100 मेगा ओम। दोस्तों एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में जो आर्मेचर और शंट कॉइल के बीच का रेजिस्टेंस होगा वो कई मेगा ओम का होगा। दोस्तों सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के केस में क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग के पास अपना एक डीसी सोर्स होता है फॉर एक्साइटेशन, और इसका सर्किट और आर्मेचर का सर्किट दोनों का सर्किट अलग अलग होता है, तभी इसका नाम पड़ा है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। फील्ड वाइंडिंग का अपना सर्किट होगा और आर्मेचर वाइंडिंग का अपना सर्किट होगा, और इनके बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो काफी ज्यादा हाई होगा या कई मेगा ओम का होगा। शंट कॉइल को दोस्तों लार्ज नंबर ऑफ टर्न के साथ और थिन वायर के साथ बनाया जाता है। अब क्योंकि इसको थिन वायर के साथ बनाया गया है, जितनी ज्यादा वायर थिन होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस हाई होगा, और क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी इसमें ज्यादा है तो रेजिस्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना पतला तार होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो इसी वजह से शंट कॉइल का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है। तो इसी हाई रेजिस्टेंस की वजह से जितना करंट शंट कॉइल में जाता है उसको लिमिट करके चलता है और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेंटेन करके चलता है। अब क्योंकि दोस्तों आर्मेचर और शंट कॉइल दोनों अलग अलग सर्किट में होते हैं, तो दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, और क्योंकि इनका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है तो इसके भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई भी लीकेज करंट फ्लो करे। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर देन 100 मेगा ओम। क्वेश्चन नंबर 31 है, डीसी जानित्र के आर्मेचर कोर साधारणतः डैश से निर्मित होते हैं? द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी जनरेटर आर कॉमनली मेड ऑफ ए सिलिकॉन स्टील, बी स्टेनलेस स्टील, सी आयरन एंड डी हाई कार्बन स्टील। दोस्तों डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर सिलिकॉन स्टील द्वारा बना होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आर्मेचर कोर की बात हो रही है। अगर बात आर्मेचर वाइंडिंग की होती तो ऑब्वियस सी बात थी, उसमें हम क्या यूज करते हैं,
कॉपर यूज करते हैं और कोर के लिए हम यूज करते हैं सिलिकॉन स्टील का। अब सिलिकॉन स्टील का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा अच्छी होती हैं और सिलिकॉन स्टील के अंदर होती है दोस्तों हाई परमेबिलिटी। तो जितनी ज्यादा हाई परमेबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की लाइन पास कर सकती है किसी ऑब्जेक्ट से। तो दोस्तों हाई परमेबिलिटी की वजह से डीसी जनरेटर इजिली एनर्जी को कन्वर्ट कर पाता है। नेक्स्ट है रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। सिलिकॉन स्टील की एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसमें लो एडी करंट लॉसेस होता है। एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं? एडी करंट लॉसेस दोस्तों अनवांटेड लॉसेस होते हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं और एडी करंट लॉसेस को सर्कुलेटिंग करंट भी बोला जाता है। तो सिलिकॉन स्टील की मदद से हम इस एडी करंट लॉसेस को काफी हद तक कम कर सकते हैं और मोटर की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन स्टील। क्वेश्चन नंबर 32 है डीसी शंट मोटर का क्षेत्र परिपथ यदि हल्के लोड पर खुल जाता है तो डैश होता है। इफ फील्ड सर्किट ऑफ अ डीसी शंट मोटर गेट ओपन एट लाइट लोड देन ए द मोटर पिक अप वेरी हाई स्पीड, बी द मोटर विल स्लो डाउन, सी द मोटर विल स्टॉप एंड डी द मोटर विल रन नॉर्मली। दोस्तों अगर डीसी शंट मोटर का फील्ड सर्किट सडनली ओपन हो जाए या अचानक से खुल जाए हल्के लोड पर तो उस केस में क्या होगा? मोटर अचानक से बहुत तेज स्पीड पकड़ लेगी। इसके दो रीजन होते हैं। एक तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट। तो अगर फील्ड करंट की वैल्यू 0 हो जाए अचानक से तो स्पीड काफी हद तक बढ़ जाएगी। यहाँ पे ये डीसी शंट मोटर की बात हो रही है। अभी हम थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग को मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट करा जाता है, जैसे कि इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और आर्मेचर वाइंडिंग को पैरेलली एक सेपरेट सर्किट में कनेक्ट करा जाता है। जब हम डीसी शंट मोटर में लाइट लोड अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो आर्मेचर करंट होता है वो काफी ज्यादा लो होता है। जैसे जैसे लोड इंक्रीज होता है वैसे वैसे आर्मेचर करंट भी इंक्रीज होता है ताकि वो टॉर्क को मेंटेन करके चल सके। तो अगर अचानक से फील्ड सर्किट ओपन हो जाए तो उस केस में क्या होगा? आपका फील्ड करंट एकदम 0 हो जाएगा, तो जिससे मैग्नेटिक फील्ड काफी हद तक वीक हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, जो बैक ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के और फ्लक्स के, यानी कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अचानक से 0 हो जाए या मैग्नेटिक फील्ड अचानक से कम हो जाए तो उस केस में क्या होगा? आपकी स्पीड काफी हद तक बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने फील्ड वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो उस केस में फील्ड करंट एकदम 0 हो जाएगा और स्पीड एकदम बढ़ जाएगी ताकि वो बैक ईएमएफ को मेंटेन करके चल सके। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो स्पीड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फील्ड करंट के। और एक और पॉइंट, जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बैक ईएमएफ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के। जब फ्लक्स की वैल्यू अचानक से कम हो गई तो स्पीड अचानक से बढ़ जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट थे इसमें दोस्तों। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द मोटर विल रन वेरी हाई स्पीड। क्वेश्चन नंबर 33 है मोटर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन इज, विद्युत कर्षण में प्रयुक्त मोटर कौन सी है? ए डीसी कंपाउंड मोटर, बी डीसी शंट मोटर, सी डीसी सीरीज मोटर एंड डी डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। दोस्तों इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए या क्रेन के लिए या होइस्ट के लिए हम कौन सी डीसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं? हम यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर का, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर हाई टॉर्क डेवलप करती है लो स्पीड पर और लो टॉर्क डेवलप करती है हाई स्पीड पर। इसीलिए डीसी सीरीज मोटर का स्पीड रेगुलेशन पुअर होता है। इनिशियल फेज में जब हमें किसी लोड को लिफ्ट करना होता है तो हमें हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, और वो हाई टॉर्क आपको कौन प्रोवाइड कर सकता है? वो हाई टॉर्क आपको डीसी सीरीज मोटर प्रोवाइड कर सकती है। सेम अगर हम बात करें एसी सीरीज मोटर में वो टॉर्क कौन प्रोवाइड कर सकता है? वो टॉर्क हमें 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि दोस्तों डीसी सीरीज मोटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है और फील्ड वाइंडिंग होती है वो सीरीज में कनेक्टेड होती है। तो स्टार्टिंग के टाइम पे दोनों वाइंडिंग से करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है और इसका टॉर्क हाई होता है। यहाँ पे एक टेबल भी दे रखा है। डीसी सीरीज मोटर कहाँ यूज होती है? ट्रैक्शन सिस्टम में यूज होती है, एयर कंप्रेशर में यूज होती है। डीसी शंट मोटर कहाँ यूज होती है? लेथ मशीन में यूज होती है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज होती है, ब्लोअर में यूज होती है, कन्वेयर में यूज होती है, वेविंग मशीन में यूज होती है, स्पिनिंग मशीन में यूज होती है। डीसी कंपाउंड मोटर कहाँ यूज होती है? प्रेस में यूज होती है, एलिवेटर में यूज होती है, रोलिंग मिल्स में यूज होती है। स्टेपर मोटर आपकी 3D प्रिंटिंग इक्विपमेंट में यूज होती है, स्मॉल रोबोटिक्स में यूज होती है और सीएनसी मिलिंग मशीन में यूज होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीसी सीरीज मोटर। क्वेश्चन नंबर 34 है विच मेथड इज नॉट करेक्ट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी सीरीज मोटर। डीसी श्रेणी के मोटरों के घूर्णन की दिशा बदलने हेतु कौन सी विधि सही नहीं है? ए बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ सप्लाई टर्मिनल, बी बाय चेंजिंग द टर्मिनल ऑफ सीरीज फील्ड, सी बाय इंटरचेंज
चेंजिंग ब्रश कॉन्टैक्ट पोजीशन एंड डी बाय चेंजिंग द टर्मिनल ऑफ द आर्मेचर। दोस्तों अगर हम डीसी सीरीज मोटर में केवल सप्लाई टर्मिनल को चेंज कर दे तो उस केस में जो डीसी सीरीज मोटर की जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स नहीं होगी। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि उस केस में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन फील्ड वाइंडिंग में और करंट की डायरेक्शन आर्मेचर वाइंडिंग में एक साथ रिवर्स हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो अगर आप सप्लाई के कनेक्शन को इंटरचेंज करेंगे तो करंट की डायरेक्शन दोनों में एक साथ चेंज हो जाएगी। तो आपको जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो माइनस माइनस, तो अब मान के चलिए कि पहले करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी, तो आपने अब क्या करा, आपने सप्लाई को इंटरचेंज कर दिया। अब आर्मेचर में भी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई और फील्ड में भी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि सप्लाई को इंटरचेंज करने के बाद भी आपकी डायरेक्शन सेम ही रहेगी। तो अगर हमें डीसी सीरीज मोटर की डायरेक्शन को चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, हम उसकी फील्ड वाइंडिंग की या फील्ड पोल्स की पोलैरिटीज को चेंज कर देते हैं। और ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। तो जब हम फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो जो फील्ड वाइंडिंग से जो करंट फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। शंट मोटर के केस में हम क्या करते हैं, हम शंट फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। सीरीज मोटर के केस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम क्या करते हैं, हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। और हम कंपाउंड मोटर में क्या करते हैं, कंपाउंड मोटर में हम शंट फील्ड और सीरीज फील्ड दोनों की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, दोनों की पोलैरिटीज को चेंज कर देते हैं। और एक और मेथड है दोस्तों, अगर हम ब्रश की पोजीशन को चेंज कर दें तो उस केस में भी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी, क्योंकि दोस्तों ब्रश की पोजीशन ही मोटर में करंट की डायरेक्शन को डिटरमाइन करती है। अब करंट की डायरेक्शन ब्रश के द्वारा डिटरमाइन होती है तो उसी से हम मोटर की रोटेशन का पता लगा सकते हैं। तो अगर हमने ब्रश की डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, उससे मोटर की रोटेशन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाय चेंजिंग ब्रश कॉन्टैक्ट पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 35 है, डीसी शंट मोटर के घूर्णन की गति उसकी नियमित गति से भी अधिक डैश द्वारा बढ़ाया जा सकता है। द रोटेशनल स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर कैन बी इंक्रीज अबव इट्स फुल लोड स्पीड बाय ए इंक्रीजिंग फील्ड करंट, बी डिक्रीजिंग फील्ड करंट, सी इंक्रीजिंग आर्मेचर करंट एंड डी डिक्रीजिंग आर्मेचर करंट। दोस्तों डीसी शंट मोटर बेसिकली एक कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है और जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो डायरेक्टली डीसी सप्लाई से कनेक्टेड होती है और आर्मेचर वाइंडिंग का अपने एक अलग से सर्किट होता है। अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले एक चीज पढ़ी थी कि जो डीसी मोटर है उसकी स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बैक ईएमएफ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के, और जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड करंट के। तो बेसिकली अगर हम फील्ड करंट को कम करेंगे तो फ्लक्स कम हो जाएगा और जब फ्लक्स कम हो जाएगा तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था कि अचानक से अगर लोड हट जाए, लाइट लोड जो हमने लगा रखा था डीसी शंट मोटर में वो हट जाए तो क्या होगा, डीसी शंट मोटर अचानक से काफी तेज गति से चलने लगेगी। तो सेम नियम यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, अगर हम फील्ड करंट को कम कर दे या अगर हम फ्लक्स को कम कर दे उस केस में भी डीसी शंट मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे भी यही होने वाला है। तो अगर हम फील्ड करंट को कम करेंगे दोस्तों इस केस में तो हम डीसी शंट मोटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कम्यूटेटर इज यूज्ड इन, दिक परिवर्तक डैश में प्रयुक्त होते हैं। ए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, बी 3 फेस इंडक्शन मोटर, सी डीसी मोटर एंड डी ब्रशलेस डीसी मोटर। दोस्तों कम्यूटेटर का इस्तेमाल डीसी मोटर में करा जाता है और कम्यूटेटर को दोस्तों मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और इसका एक दूसरा नाम भी है रोटरी स्विच या रोटरी इलेक्ट्रिकल स्विच। तो कम्यूटेटर को इन दो नामों से जाना जाता है। और कम्यूटेटर के साथ कॉन्टैक्ट कौन बना के रखता है, ब्रशेस कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं ताकि वो आर्मेचर वाइंडिंग से करंट को कलेक्ट कर सके। कम्यूटेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों डीसी जनरेटर में। उसका मेन काम क्या है, ये करंट की डायरेक्शन को आफ्टर एवरी हाफ साइकिल रिवर्स कर देता है। तो जो करंट की डायरेक्शन पहले साइनसोडियल थी अब उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, पल्सेटिंग हो जाएगी, यानी कि ये पल्सेटिंग डीसी जनरेट करेगा इन सेम डायरेक्शन। तो इसी वजह से हमें डीसी आउटपुट मिलता है। और दोस्तों कम्यूटेटर को कॉपर सेगमेंट की मदद से बनाया जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीसी मोटर। क्वेश्चन नंबर 37 है, फाइंड द सप्लाई करंट इन अ डीसी शंट मोटर वेयर द फील्ड रेजिस्टेंस इज 200 ओम, आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 2 ओम, सप्लाई वोल्टेज इज 100 वोल्ट एंड स्पीड इज 500 आरपीएम, बैक ईएमएफ कांस्टेंट इज 0.81 वोल्ट पर आरपीएम। जब क्षेत्र प्रतिरोध 200 ओम, आर्मेचर प्रतिरोध 2 ओम, सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट तथा गति 500 आरपीएम हो तब एक डीसी शंट मोटर की सप्लाई धारा का पता लगाइए। पश्प ईएमएफ स्थिरांक 0.8 वोल्ट प्रति आरपीएम है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो है 20 ओम का, शंट रेजिस्टेंस कितना है 200 ओम, मोटर की स्पीड n 500 आरपीएम और सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट। बैक ईएमएफ कांस्टेंट
यानी कि K दे रखा है 0.18 वोल्ट पर आरपीएम। और बैक ईएमएफ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, EB इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई में N, यानी कि बैक ईएमएफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में स्पीड। तो ये हो जाएगी 0.18 इंटू 500, तो बैक ईएमएफ हो जाएगा 90 वोल्ट। अब हम शंट फील्ड करंट को निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा, ISH इक्वल्स टू V अपॉन RSH। यहाँ पे वोल्टेज कितना दे रखा है, 100 वोल्ट दे रखा है, और रेजिस्टेंस कितना है, 200, तो ये निकल के आएगा 0.5 एम्पेयर। और डीसी शंट मोटर में सप्लाई वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, VS इक्वल्स टू EB प्लस IA/RA। तो यहाँ से हम आर्मेचर करंट निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ अपॉन में RA। तो सप्लाई वोल्टेज हमारे पास 100 है, बैक ईएमएफ हम निकाल चुके थे, कितना था, 90 था, और आर्मेचर रेजिस्टेंस 2 ओम था। सॉरी, मैंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में 20 ओम लिख दिया, लेकिन आर्मेचर रेजिस्टेंस अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो वो 2 ओम है। तो ये निकल के आएगा दोस्तों 100 माइनस 90 विच इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में 2, 5 एम्पेयर। अब सप्लाई करंट क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आर्मेचर करंट प्लस में शंट करंट। तो आर्मेचर करंट कितना है, 5 है, शंट करंट हमने निकाल दिया था 0.5, तो सप्लाई करंट कितना हो जाएगा, 5.5 एम्पेयर। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, डैश मोटर की गति व्यवहारिक रूप से स्थिर है। द स्पीड ऑफ डैश मोटर इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। ए शंट मोटर, बी डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर, सी सीरीज मोटर एंड डी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। दोस्तों डीसी शंट मोटर की स्पीड प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहती है। डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है और आर्मेचर वाइंडिंग को पैरेलल में कनेक्ट करा जाता है एक सेपरेट सर्किट में। और डीसी शंट मोटर का जो फील्ड करंट रहता है वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहता है और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। और जैसे जैसे डीसी शंट मोटर में लोड बढ़ता है उस हिसाब से डीसी शंट मोटर का आर्मेचर करंट भी बढ़ता रहता है ताकि वो टॉर्क को मेंटेन करके चल सके। तो इसी वजह से जो डीसी शंट मोटर की स्पीड होती है वो काफी हद तक कांस्टेंट होती है। इसमें जो स्पीड में ड्रॉप भी आता है वो अराउंड 2 से 5% तक का आता है, जो काफी मिनिमल रहता है। तो अगर हम लोड को इंक्रीज भी कर दें तो उस केस में भी डीसी शंट मोटर की स्पीड कांस्टेंट रहती है, क्योंकि इसका फील्ड करंट कांस्टेंट रहता है। और फील्ड करंट जब कांस्टेंट रहेगा तो आपकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो इसी वजह से जो डीसी शंट मोटर अपनी हाई स्पीड गेन करता है या वो अपनी हाईएस्ट स्पीड पर पहुंचता है, वो स्पीड उसकी नो लोड स्पीड के बराबर होती है। तो आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं डीसी शंट मोटर की जो स्पीड है वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की जो स्पीड है वो लोड के साथ बढ़ती रहती है, और डीसी सीरीज मोटर में जो स्पीड होती है वो लोड के साथ घटती रहती है, और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की भी स्पीड लोड के साथ घटती रहती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीसी शंट मोटर। क्वेश्चन नंबर 39 है, डीसी मशीनों में अंतवर्षों को डैश प्रयुक्त किया जाता है। इंटरपोल इन डीसी मशीन आर यूज्ड टू ए रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, बी रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ कॉगिंग, सी रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्राउलिंग एंड डी नन ऑफ दीस। दोस्तों डीसी मशीन में इंटरपोल का इस्तेमाल आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो आर्मेचर वाइंडिंग में अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड मेन फील्ड को अपोज करता है। तो जिसकी वजह से मेन मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टॉर्शन पैदा होता है और मोटर की एफिशिएंसी कम होती है। और दोस्तों इंटरपोल को मेन पोल के बीच में लगाया जाता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये आपके मेन पोल्स हैं और ये आपके इंटरपोल्स हैं, और इंटरपोल की वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट करा जाता है। क्योंकि दोस्तों इंटरपोल की वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आर्मेचर रिएक्शन बनाएगी सेम मैग्नेटिक फील्ड इंटरपोल वाइंडिंग भी बनाएगी। बस उसमें एक ही फर्क होगा, जो इंटरपोल का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी पोलैरिटी अपोज होगी। तो इसी वजह से जो आर्मेचर रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही है डीसी मशीन में वो इसको नेगोशिएट करेगा या उसको कट डाउन करेगा। तो इंटरपोल की मदद से हम आर्मेचर रिएक्शन की डिस्टॉर्शन को कम कर सकते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक डीसी जानित्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया से डैश उत्पन्न होता है। इन अ डीसी जनरेटर आर्मेचर रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए आर्मेचर करंट, बी फील्ड करंट, सी बोथ फील्ड एंड आर्मेचर करंट एंड डी ईदर फील्ड और आर्मेचर करंट। दोस्तों आर्मेचर फ्लक्स का इफेक्ट जब मेन फ्लक्स पे पड़ता है उसको बोला जाता है आर्मेचर रिएक्शन। और ये आर्मेचर रिएक्शन कब प्रोड्यूस होता है, जब आर्मेचर वाइंडिंग अपने खुद का ही एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दे, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये मेन फील्ड को अपोज करता है, जिसकी वजह से डीसी मोटर में डिस्टॉर्शन पैदा होता है, और इसी डिस्टॉर्शन को बोला जाता है आर्मेचर रिएक्शन। तो इसी वजह से जो डीसी जनरेटर ने ओवरऑल फ्लक्स जनरेट करा वो कम हो जाता है। तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से दो अनडिजायरेबल इफेक्ट पैदा होते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या करती है, ये मेन फील्ड फ्लक्स को कम कर देती है, और दूसरा ये क्या करती है, ये मेन फील्ड फ्लक्स को डिस्टॉर्ट भी कर देती है। तो इससे जो ओवरऑल एफिशिएंसी है आपकी डीसी जनरेटर की वो काफी हद तक कम हो जाती है। और आर्मेचर रिएक्शन किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, ये आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। फील्ड करंट का काम क्या है, फील्ड करंट का काम मेन मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना है, और इस मेन मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टॉर्ट कौन कर रहा है, ये आर्मेचर करंट डिस्टॉर्ट कर रहा है या आर्मेचर रिएक्शन डिस्टॉर्ट कर रही है। सो दोस्तों इसका राइट
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस नियम के अनुसार एक डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल अनुप्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है? अकॉर्डिंग टू विच लॉ द बैक ईएमएफ इन अ डीसी मोटर अपोज द अप्लाइड वोल्टेज? ए लेंस लॉ, बी लॉरेंस लॉ, सी फैराडेस लॉ एंड डी एम्पेयर्स लॉ। दोस्तों जब डीसी मोटर का आर्मेचर रोटेट करता है तो जो आर्मेचर वाइंडिंग करंट को कैरी कर रही है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करती है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। और इस ईएमएफ को दोस्तों क्या बोला जाता है? बैक ईएमएफ बोला जाता है। और इस बैक ईएमएफ का एक और नाम होता है, वो क्या है? काउंटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो किस नियम के तहत हुआ है? वो हुआ है दोस्तों फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब इसमें एक और नियम लगता है, वो है लेंस लॉ का नियम। अब ये लेंस लॉ का नियम क्या बताता है कि जो ये बैक ईएमएफ आर्मेचर में डेवलप हुआ है वो अप्लाई वोल्टेज का विरोध करेगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जिस वोल्टेज ने बैक ईएमएफ को उत्पन्न करा वही बैक ईएमएफ किसको अपोज करेगा? वोल्टेज को अपोज करेगा। तो इसी नियम को बोला जाता है दोस्तों लेंस नियम। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेंस लॉ। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक डीसी जानित्र का खुला परिपथ उसके डैश अभिलक्षण कहलाता है? The open circuit characteristics of a DC generator is also called is dash characteristics. A internal, B magnetic, C external and D none of the above. दोस्तों एक डीसी जनरेटर में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक होती है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरी होती है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और तीसरी होती है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों डीसी जनरेटर के ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स को मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला जाता है। दोस्तों डीसी जनरेटर का ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रिलेशन बताता है? ये रिलेशन बताता है दोस्तों नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट का। ये फील्ड करंट हो जाएगा और ये नो लोड हो जाएगा। और दोस्तों ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ये दर्शाता है कि एक जनरेटर कैसे अपना इंटरनल वोल्टेज बिल्डअप करता है जब फील्ड करंट इंक्रीज होता है। और दूसरा है मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स को मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला जाता है। इसका रीजन ये है क्योंकि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट करती है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अ जनरेटर, क्योंकि फील्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। जितना ज्यादा फील्ड करंट होगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उतना ही ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। इसलिए ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स को मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉस इन अ डीसी जनरेटर? डीसी जानित्र में निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है? ए तांबा हानि, बी यांत्रिक हानि, सी लोह हानि एंड डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों डीसी मशीन में मुख्यतः 3 तरह की हानि होती है। एक होती है कॉपर लॉसेस, दूसरी होती है आयरन लॉसेस एंड तीसरी होती है मैकेनिकल लॉसेस। कॉपर लॉस को हम I2R लॉसेस भी बोलते हैं, और ये लॉसेस डीसी मशीन की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस की वजह से हो सकते हैं। और ये वाइंडिंग आपकी फील्ड वाइंडिंग भी हो सकती है और ये वाइंडिंग आपकी आर्मेचर वाइंडिंग भी हो सकती है। जब करंट वाइंडिंग से फ्लो करता है तो उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा या जितना ज्यादा बायस में टर्न्स होंगे उतना ही ज्यादा कॉपर लॉसेस इंक्रीज होंगे। तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है? ये रेजिस्टेंस पावर को डेसिपेट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब डीसी मशीन में कॉपर लॉसेस भी 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं आर्मेचर कॉपर लॉसेस जो आर्मेचर वाइंडिंग में होते हैं, और दूसरे होते हैं फील्ड कॉपर लॉसेस जो डीसी मशीन की फील्ड वाइंडिंग में होते हैं। नेक्स्ट लॉस है आयरन लॉसेस जिसे हम कोर लॉसेस भी बोलते हैं, और ये लॉसेस दोस्तों आर्मेचर की आयरन कोर के अंदर पाए जाते हैं। और ये लॉसेस भी 2 तरह के होते हैं मेन, एक हिस्टैरिसीस लॉसेस और दूसरा होता है एडी करंट लॉसेस। हिस्टैरिसीस लॉसेस कब होते हैं? हिस्टैरिसीस लॉसेस आयरन कोर के मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण होते हैं। और एडी करंट लॉसेस किस वजह से होते हैं? जब आर्मेचर वाइंडिंग में सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करता है जिसकी वजह से एक्सेसिव हीट जनरेट होती है, उससे ही बोला जाता है एडी करंट लॉसेस। नेक्स्ट लॉस है मैकेनिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस किस वजह से होते हैं? ये डीसी मशीन में फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। और ये फ्रिक्शन किस टाइप के हो सकते हैं? ये फ्रिक्शन या तो बेयरिंग फ्रिक्शन हो सकता है या ब्रश फ्रिक्शन हो सकता है। बेयरिंग फ्रिक्शन कहाँ पाया जाता है? ये रोटेटिंग शाफ्ट और बेयरिंग के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसे बोला जाता है बेयरिंग फ्रिक्शन, और कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में जो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है उसे ब्रश फ्रिक्शन बोला जाता है। मैकेनिकल लॉसेस स्पीड इंक्रीज के साथ इंक्रीज होते रहते हैं, और आयरन लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो उसे बोला जाता है स्ट्रे लॉसेस। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 44 है, कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटेड बाय अ 10 पोल वेव बाउंड जनरेटर हैविंग 100 स्लॉट्स एंड विद 10 कंडक्टर पर स्लॉट व्हेन ड्रिवन एट 1200 आरपीएम। द फ्लक्स पर पोल इज 0.01 वेबर। 100 खांचे वाली और प्रति खांचा 10 चालक युक्त 10 ध्रुव तरंग लेपित जानित्र को जब 1200 आरपीएम पे परिचालित किया जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिकलन क्या होगा? प्रति ध्रुव अभिवाह 0.01 वेबर है। दोस्तों हम स्टार्टिंग से ही डीसी मशीन के ईएमएफ के फॉर्मूले को कई बार रीड आउट कर चुके हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है अब तक तो आपको याद भी हो जाना चाहिए। वो होता है
P5ZN अपॉन में 60A। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ पोल्स कितने दे रखे हैं? 10 दे रखे हैं। स्पीड आपको 1200 RPM दे रखी है। फ्लक्स आपको 0.01 वेबर दे रखा है। हमें स्लॉट्स दे रखे हैं कितने? टोटल 100 स्लॉट्स दे रखे हैं। और कंडक्टर्स कितने दे रखे हैं? 10 कंडक्टर पर स्लॉट। तो टोटल कंडक्टर्स कितने हो जाएंगे? 100 × 10 विच इज इक्वल्स टू 1000 कंडक्टर्स। अब पैरेलल पाथ कितने हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में वेव वाइंडिंग दिया हुआ है और वेव वाइंडिंग के नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा 2 रहते हैं। इस चीज को भी आपको याद में रखना है। कुछ नहीं करना है, EMF बहुत इजी निकल जाएगा। 10 × 1200 RPM मल्टीप्लाई में 0.01 मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ कंडक्टर विच इज 1000 अपॉन में 60 × A कितना है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, वो हो जाएंगे 2। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इससे काट देंगे हम इसको 6 × 12 200 टाइम और 2 से इसको काट देंगे 100 टाइम। तो कितना बचेगा दोस्तों? ये 100 × 10 मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई में 0.01। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा दोस्तों 1000 वोल्ट, यानी कि EMF कितना निकल के आया? 1000 वोल्ट निकल के आया। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है, मोटर यूज्ड इन लोकोमोटिव्स। चलित्र में प्रयुक्त मोटर डैश है। A DC शंट मोटर, B DC सीरीज मोटर, B DC सीरीज मोटर, C सिंक्रोनस मोटर एंड D नन ऑफ द अबव। दोस्तों इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम कौन सी मोटर का अप्लाई करते हैं? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम उस मोटर को अप्लाई करते हैं जिसका स्टार्टिंग टॉर्क काफी ज्यादा हाई होगा, क्योंकि हमें इनिशियली लोड को कैरी करना होता है और अगर लोड को हमें कैरी करना है तो हमें अच्छे खासे स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होती है। तो वो हमें अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क कहाँ पे मिलता है? वो हमें अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क DC सीरीज मोटर में मिलता है या फिर वो इंडक्शन मोटर में मिलता है। अभी क्वेश्चन में हमसे DC के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा DC सीरीज मोटर। और DC सीरीज मोटर की जो स्पीड रेगुलेशन होता है वो पुअर होता है। इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब ये है कि DC सीरीज मोटर हाई टॉर्क को लो स्पीड पे डेवलप करती है और लो टॉर्क को हाई स्पीड पे डेवलप करती है, और यही एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ट्रैक्शन सिस्टम की। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या आता है कि जो सीरीज मोटर होती है दोस्तों, उसमें आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड रहती हैं, तो करंट दोनों में सेम मात्रा में फ्लो करता है, जिसकी वजह से जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है। और DC सीरीज मोटर कहाँ यूज होती है? वो क्रेन्स में भी यूज होती है, वो हॉइस्ट में भी यूज होती है, और कोई भी ऐसी सिस्टम जहाँ पे हमें हैवी लोडिंग करनी पड़ती है। DC शंट मोटर को ज्यादातर कहाँ यूज करा जाता है? इसको मैकेनिकल लेथ मशीन में यूज करा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज करा जाता है, ब्लोअर में यूज करा जाता है, कन्वेयर में यूज करा जाता है, वेविंग मशीन में यूज करा जाता है, स्पिनिंग मशीन में यूज करा जाता है। और DC शंट मोटर की जो स्पीड होती है वो रिलेटिवली कॉन्स्टेंट होती है। जहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट वर्क की जरूरत होती है वहाँ पे हम DC शंट मोटर का इस्तेमाल करते हैं। DC कंपाउंड मोटर का कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हम प्रेस में यूज करते हैं, हम एलिवेटर में यूज करते हैं, हम इसका इस्तेमाल रोलिंग मिल्स में भी करते हैं। स्टेपर मोटर का इस्तेमाल हम 3D प्रिंटिंग में करते हैं, हम स्मॉल रोबोटिक मशीन में करते हैं, हम CNC मिलिंग मशीन में यूज करते हैं, और इसका इस्तेमाल क्लॉक्स में भी करा जाता है। डिफरेंशियल मोटर का इस्तेमाल आमतौर पर नहीं करा जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर बैटरी बूस्टिंग के लिए और एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए किया जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, DC सीरीज मोटर। क्वेश्चन नंबर 46 है, इन अ DC मशीन स्पीड इज। DC मशीन में गति डैश होती है। A inversely proportional to back EMF and directly proportional to the flux, B inversely proportional to the flux, C directly proportional to the back EMF and inversely proportional to the flux, D directly proportional to the back EMF। दोस्तों ये क्वेश्चन एक तरीके से बार बार रिपीट ही हो रहा है। तो जो EMF इक्वेशन होती है DC मोटर की या DC मशीन की, वो क्या होती है? P5ZN अपॉन में 60। तो अगर हम अब स्पीड को यहाँ से निकालें तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी EMF के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी नंबर ऑफ पोल के और फ्लक्स के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर EMF बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, अगर फ्लक्स कम होगा तभी भी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक EMF एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। तो ये 2 पॉइंट आप हमेशा याद में रखना। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक EMF एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 47 है, द शाफ्ट टॉर्क ऑफ अ DC मोटर इज लेस देन इट्स आर्मेचर टॉर्क बिकॉज ऑफ डैश लॉसेस। DC मोटर का शाफ्ट टॉर्क डैश हानियों के कारण उसके आर्मेचर टॉर्क से कम होता है। A आयरन, B रोटेशनल, C मैकेनिकल एंड D कॉपर। दोस्तों DC मशीन का जो शाफ्ट टॉर्क होता है वो आर्मेचर टॉर्क से क्यों कम होता है? क्योंकि उसमें होते हैं रोटेशनल लॉसेस। और दोस्तों ये रोटेशनल लॉसेस मोटर में कई अलग तरीके के कारण की वजह से हो सकते
होते हैं और ये लॉसेस एनर्जी को डेसिपेट करते हैं, यानी कि इन लॉसेस की वजह से एनर्जी वेस्ट होती है। अब आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क में क्या डिफरेंस है? आर्मेचर टॉर्क क्या होता है, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। आर्मेचर टॉर्क एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है जो मोटर की आर्मेचर में जनरेट होता है। और ये आर्मेचर टॉर्क कब जनरेट होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड और आर्मेचर करंट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो आर्मेचर टॉर्क जनरेट होता है। और शाफ्ट टॉर्क क्या होता है? शाफ्ट टॉर्क वो एक्चुअल टॉर्क होता है दोस्तों जो हमें आउटपुट में मिलता है। जिस टॉर्क से हम किसी लोड को ड्राइव करते हैं या लोड को मूव करते हैं उसी को शाफ्ट टॉर्क बोला जाता है। और दोस्तों शाफ्ट टॉर्क के अंदर कुछ लॉसेस होते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन लॉसेस हो गया, विंडेज लॉसेस हो गया और एडी करंट लॉसेस हो गया, तो जिसकी वजह से शाफ्ट टॉर्क की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो शाफ्ट टॉर्क हमेशा आर्मेचर टॉर्क से कम रहता है। अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले भी करा था कि फ्रिक्शन लॉस किसकी वजह से होते हैं? ये ब्रशेस, बेयरिंग और अदर मूविंग पार्ट, जो भी मोटर के अंदर मूविंग पार्ट्स हैं उसकी वजह से फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं। और विंडेज लॉसेस कौन से लॉस होते हैं? तो जब मोटर रोटेट करती है और हमें पता भी है कि मोटर के अंदर एयर गैप्स भी होते हैं, तो वो एयर गैप कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बेसिकली एनर्जी को एब्जॉर्ब मतलब वो कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। एडी करंट लॉसेस की वजह से मोटर में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और एडी करंट लॉसेस किसमें होते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग्स में होते हैं। और ये सर्कुलेटिंग करंट की वजह से एडी करंट लॉसेस इंक्रीज होते हैं। तो इन रोटेशनल लॉसेस की वजह से जो टोटल अमाउंट ऑफ टॉर्क हमें चाहिए वो टॉर्क हमें थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि उन लॉसेस की वजह से एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो इसी वजह से जो आर्मेचर टॉर्क होता है एक तरीके से वो आर्मेचर टॉर्क को हम क्या बोल सकते हैं? रॉ टॉर्क, यानी कि ये टॉर्क अभी किसी भी यूजफुल वर्क के लिए इस्तेमाल नहीं करा गया है। और शाफ्ट टॉर्क क्या है? ये आपका यूजफुल टॉर्क है। जो एक्चुअल में हम यूज करते हैं टॉर्क को वो शाफ्ट टॉर्क होता है। और शाफ्ट टॉर्क हमेशा आर्मेचर टॉर्क से कम रहता है, क्योंकि कुछ टॉर्क हमारा वेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं वो स्पीड के साथ इंक्रीज करते हैं, सेम एडी करंट लॉसेस भी स्पीड के साथ इंक्रीज करते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोटेशनल लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हेन अ मोटर इज स्विच्ड ऑन द काउंटर ईएमएफ डेवलप अक्रॉस द आर्मेचर टर्मिनल इज। जब एक मोटर चालू की जाती है तो आर्मेचर टर्मिनलों पर विकसित काउंटर ईएमएफ डैश होता है, ए 0, बी हाफ, सी ट्वाइस एंड डी 1। तो दोस्तों जब हम डीसी मोटर को ऑन करते हैं तो आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है, जिसकी वजह से आर्मेचर क्या करता है? बेसिकली पोल फ्लक्स को कट करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस होता है। अगर हमें ईएमएफ की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे? हम फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये हमारा आर्मेचर है और इसमें अगर वोल्टेज की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और आर्मेचर करंट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है तो जो बैक ईएमएफ जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो बैक ईएमएफ है वो हमेशा अपोज करेगा अप्लाई वोल्टेज को। और इस नियम को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये नियम कौन सा नियम कहलाता है? ये लेंज लॉ का नियम कहलाता है, जिसको हम पहले कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बैक ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? ये मोटर की स्पीड पे डिपेंड करता है, यानी कि जितना ज्यादा बैक ईएमएफ होगा उतनी ज्यादा मोटर की स्पीड होगी। अगर मोटर की स्पीड हाई है तो इसका मतलब बैक ईएमएफ भी ज्यादा होगा और आर्मेचर करंट कम होगा। अगर स्पीड कम है उस केस में बैक ईएमएफ कम होगा और आर्मेचर करंट ज्यादा होगा, जिसकी वजह से टॉर्क डेवलप भी ज्यादा होगा। तो बैक ईएमएफ एक तरीके से गवर्नर का काम करता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक्चुअली में कई क्वेश्चन पहले कि बैक ईएमएफ किसकी तरह काम करता है, तो बैक ईएमएफ गवर्नर की तरह काम करता है। तो ये मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है, तो मोटर उतना ही करंट खींचती है जितने उस करंट की इसको रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम मोटर को स्विच ऑन करते हैं तो इनिशियल फेज में बैक ईएमएफ 0 होता है, क्योंकि उस केस में कॉइल रोटेट नहीं कर रही होती है। तो जब कॉइल रोटेट ही नहीं करेगी तो कोई ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो फुल सप्लाई वोल्टेज होती है वो कॉइल पे अप्लाई होती है और उस समय मोटर मैक्सिमम करंट को ड्रॉ करता है। और जब धीरे धीरे जब मोटर स्पीड पकड़ता है तो बैक ईएमएफ इंक्रीज होता है। और बैक ईएमएफ किसको अपोज करता है? बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज को अपोज करता है। तो जिसकी वजह से वोल्टेज के साथ साथ आपका करंट भी कम हो जाता है। अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें तो आपने देखा होगा कि अगर हम कोई भी हैवी अप्लायंसेस को ऑन करते हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर हो गया या वॉशिंग मशीन हो गई, और घर में अगर स्टेबलाइजर नहीं है तो क्या होता है? जैसे ही हम ऑन करते हैं तो एक हल्का सा वोल्टेज में डिप आता है। या आप अगर बल्ब देखेंगे तो बल्ब का थोड़ा ग्लो कम हो जाता है। वो किसकी वजह से हो जाता है? क्योंकि इनिशियल फेज में आपका बैक ईएमएफ तो 0 है, तो वोल्टेज क्या कर रहा है? मैक्सिमम करंट को ड्रॉ कर रहा है और उसकी वजह से क्या होता है? हल्का सा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है। अगर दोस्तों डीसी मोटर में बैक ईएमएफ 0 हो जाए तो अचानक से इससे क्या हो सकता है? एक वोल्टेज सर्ज हो सकता है। और इससे क्या होगा? जब वोल्टेज सर्ज होगा तो क्या हो सकता है? मोटर की वाइंडिंग भी खराब हो सकती है या फूक सकती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हेन अ मोटर रन एट रेटेड आर्मेचर वोल्टेज एंड रेटेड फील्ड करंट इट इज डिफाइंड एज।
जब कोई मोटर रेटेड आर्मेचर वोल्टेज और रेटेड फील्ड करंट पर चलती है तो इसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? ए स्पीड रेंज, बी स्पीड रेगुलेशन, सी फ्लक्स स्पीड एंड डी बेस स्पीड ऑफ मोटर। दोस्तों जब मोटर रेटेड आर्मेचर वोल्टेज और रेटेड फील्ड करंट पर चलता है तो उसे बोला जाता है बेस स्पीड ऑफ मोटर। और बेस स्पीड ऑफ मोटर वो स्पीड होती है दोस्तों जिस स्पीड पे मोटर सबसे ज्यादा एफिशिएंटली रन करता है। तो इसका मतलब बेस स्पीड पे लॉसेस सबसे ज्यादा मिनिमम रहेंगे। बेस स्पीड आपकी रेटेड स्पीड होती है जो कि एक मोटर की नेम प्लेट पे भी लिखी होती है। अब हम बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। तो स्पीड रेगुलेशन क्या होता है? स्पीड रेगुलेशन बताता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन में फुल लोड वोल्टेज। स्पीड रेगुलेशन बेसिकली आपका चेंज इन स्पीड अपॉन में रेटेड स्पीड का रेशियो है। दोस्तों डीसी मशीन में स्पीड रेंज रेशियो होता है मैक्सिमम स्पीड अपॉन में मिनिमम स्पीड। कांस्टेंट पावर ड्राइव, यहाँ पे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कवर अप करके चल रहे हैं। एक है कांस्टेंट पावर ड्राइव और दूसरी है कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। कांस्टेंट पावर ड्राइव क्या होती है? जब मोटर की शाफ्ट जो पावर आउटपुट दे रही है वो कांस्टेंट रहती है ओवर अ गिवन स्पीड रेंज, तो उसे बोला जाता है कांस्टेंट पावर ड्राइव। तो कांस्टेंट पावर ड्राइव के केस में क्या होता है? हमें हाई टॉर्क मिलता है लोअर स्पीड पे और लो टॉर्क मिलता है हाई स्पीड पे, सेम एज डीसी सीरीज मोटर। कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव में क्या होता है? इसमें हमारा टॉर्क कांस्टेंट रहता है ओवर अ गिवन स्पीड रेंज। तो इसमें शाफ्ट की पावर चेंज होती है जब स्पीड चेंज होती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेस स्पीड ऑफ द मोटर। क्वेश्चन नंबर 50 है टॉर्क एंड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीसी मशीन आर नोन एज। डीसी मशीन के टॉर्क और आर्मेचर करंट विशेषताओं को क्या कहा जाता है? ए मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बी स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, डी लोड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों डीसी मशीन को हम कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स से जज कर सकते हैं, जैसे कि एक होती है टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होती है स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होती है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम अलग अलग विशेषताओं से किसी डीसी मोटर की विशेषताओं को नाप सकते हैं। अब जैसे इसका नाम बता रहा है टॉर्क और आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये कर्व किसका रिलेशन बताता है? तो ये टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच का रिलेशन बताता है। सेम स्पीड और आर्मेचर करंट में किसका रिलेशन होगा? स्पीड और आर्मेचर में स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच का रिलेशन दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप याद कर लो, रट लो, कभी मत भूलना। पहला कि टॉर्क जो होता है डीसी मशीन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के, यानी कि आर्मेचर करंट बढ़ेगा टॉर्क बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा टॉर्क बढ़ेगा। और दूसरा फॉर्मूला है आर्मेचर करंट का। आर्मेचर करंट को हम क्या लिख सकते हैं? V माइनस EB अपॉन RA। और तीसरा है स्पीड का। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक EMF एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। तो इसका मतलब अगर टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी क्योंकि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद करने हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लेता चलूँ, टॉर्क और आर्मेचर करंट को हम क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। स्पीड और आर्मेचर करंट को हम क्या बोलते हैं? हम स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और स्पीड और टॉर्क को हम क्या बोलते हैं? हम मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो अभी हमसे क्या पूछा गया था? टॉर्क और आर्मेचर करंट। तो टॉर्क और आर्मेचर करंट को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।